हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपीस हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपीस। तो डीपीएसपीस में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक आते हैं। डीपीएसपीस की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट डायरेक्ट करती है कि कौन सी पॉलिसीज आपको अब इनेक्ट करनी है। ये होते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक। ये कंटेन करते हैं पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट, और ये बोरो किया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब व्हाट आर डीपीएसपीस? डीपीएसपीस होते क्या है? ये वो आइडियल्स होते हैं जो एक स्टेट को अपने दिमाग में रखने होते हैं कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम, कोई भी पॉलिसी अपने स्टेट में अप्लाई करने के टाइम। ये वो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इमर्ज अलॉन्ग विद द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये क्या है? ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। ये नहीं है कि अगर स्टेट कोई भी डीपीएसपी फॉलो नहीं करती है तो उसे किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 37 के ऊपर। डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। डीपीएसपीज क्यों इंपॉर्टेंट है? कंट्री के फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए। अब जो डीपीएसपीस होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, और थर्ड आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आते हैं आर्टिकल नंबर 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 47A, 47। और जो गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं वो आते हैं आर्टिकल नंबर 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। फिर जो थर्ड टाइप के प्रिंसिपल इसमें आते हैं वो होते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो कि होते हैं आर्टिकल नंबर 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। अब हम चलते हैं आगे। इसमें कुछ आर्टिकल्स इससे बाहर भी आते हैं, वो होते हैं आर्टिकल नंबर 335। ये क्या बोलता है? ये बोलता है द क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to service and parts in connection with the affairs of the unions or state। आर्टिकल 335 क्या करता है? एससी और एसटीज को सपोर्ट करता है कि कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम हमें एससी और एसटीज को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 350A। ये क्या बोलता है? ये बोलता है इट शैल बी एंडेवर of every state and every local authority within state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary state of education to children belonging to linguistic minority groups। आर्टिकल 350A क्या करता है? आर्टिकल 350A मदर टंग को प्रमोट करता है कि अब सबकी अपनी अलग अलग मदर टंग है, तो वो उसको प्रमोट करता है कि बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, उस चीज़ को प्रमोट करता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 351। यह बोलता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप इट सो दैट इट मे सेंस एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 351 क्या करता है? हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 39B। ये बोलता है The ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। ये क्या बोलता है कि जितना भी हमारा मटेरियल और रिसोर्सेज हैं उन सबको इक्वली या फिर सही से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिसमें सब चीज़ों के लिए अच्छा रहे, सब लोगों के लिए वो इक्वली बेनिफिशियल रहे।
ऐसा ना हो कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो कम मिल रहा है और एक ग्रुप ऑफ पीपल को ज़्यादा मिल रहा है। वो सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। फिर आता है 39C, द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आर्टिकल नंबर 31A। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, यानी कि एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड बाय द स्टेट इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर लार्जर पब्लिक गुड। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट उस पर कभी भी कब्जा कर सकती है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। गवर्नमेंट उस पर कभी भी उसको अपने अंडर ले सकती है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 31A, जो कि है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ये बोलता है द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट shall not be deemed to be violative of Article 14, 19 and 31। फिर आता है आर्टिकल नंबर 31B। ये बोलता है none of the acts placed in the 9th schedule shall become void on the ground that they violate rights under Part 3 and judicial review is possible। फिर आता है आर्टिकल 31C। ये बोलता है इफ अ स्टेट वांट टू इनेक्ट अ लॉ and through this law state want to implement two directive principles in 39B and 39C and in the process three fundamental rights 14, 19 and 31 are violated, then on this basis law should not be declared as unconstitutional। ये था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, आर्टिकल 31A में क्या बोला है कि द एक्विजिशन ऑफ स्टेट बाय एनी स्टेट, यानी किसी भी एस्टेट या प्रॉपर्टी का एक्विजिशन अगर कोई करता है तो वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट नहीं करना चाहिए। फिर 31B भी यही बोलता है कि नन ऑफ द एक्ट्स प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल शैल बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ दे वायलेट द अंडर पार्ट 3 एंड जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल, कि उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। अब आर्टिकल 31 बिल्कुल उसका अपोजिट बोलता है क्या, इफ अ स्टेट वांट टू इनेक्ट अ लॉ एंड थ्रू दिस अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 वायलेट हो रहे हैं तो वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। ये आया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले के दो पार्ट बोल रहे थे कि मतलब 14, 19 और 31 क्या है, उनको मतलब छीना नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिकल 31C उसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है कि अगर वो छीन ले भी जाते हैं तो वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आर्टिकल नंबर 40। ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत। फिर आता है आर्टिकल नंबर 41। ये बोलता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 42, प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। फिर आता है आर्टिकल नंबर 46, जो बोलता है अपलिफ्टमेंट ऑफ SC एंड STs के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 49, जो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल नंबर 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। आर्टिकल नंबर 50 क्या करता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 50 यानी ये क्या कर रहा है, 50-50 डिवाइड कर रहा है, यानी 50-50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है कि आर्टिकल नंबर 51, जो बोलता है प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और हमें भी ग्रो करने का एक मौका दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।